हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी नक्शा नवीस और मानचित्रक का जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक आपका चल रहा है ड्राइंग उपकरण यानी कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। तो कुछ ड्राइंग उपकरण जो है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हमने आपको कल बता दिए थे, उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस भी की थी। कितने आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस की थी। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो आपका उपकरण है उसको देखते हैं हम। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है आपका है टी स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट है टी स्क्वायर। पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, टी स्क्वायर क्या होता है, फिर डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं वो सब मैंने मेंशन कर चुका हूँ आपके पूरे टॉपिक में। ठीक है बेटा, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम जरा। अब हम देखते हैं टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या होता है। टी स्क्वायर एक टी टाइप की स्केल होती है। टी स्क्वायर क्या होता है, एक टी टाइप की स्केल होती है जिसमें दो प्लेट लगी होती है, जिसमें लकड़ी की दो प्लेट लगी होती है। क्या, लकड़ी की दो प्लेटें लगी होती है, जिसमें आपकी लकड़ी की दो प्लेटें लगी होती है। एक प्लेट ऐसी होती है देखो हॉरिजॉन्टल, और एक इसके वर्टिकल जुड़ी होती है। ठीक है, एक आप बड़ी प्लेट होती है और एक छोटी प्लेट होती है। तो दो भागों में आपका टी स्क्वायर बनता है। दो भागों में आपका टी स्क्वायर बनता है। जो आपका ये वाला भाग होता है, लंबाई वाला भाग, जो सबसे बड़ा भाग है इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेड। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेड। इसको हम बोलते हैं ब्लेड। ठीक है, और जिस भाग पे इस ब्लेड को जोड़ा जाता है, जिस भाग पर इस ब्लेड को जोड़ा जाता है, ये वाला भाग, इस भाग को बोलते हैं हम क्या, स्टोक। इसको भाग को बोलते हैं हम स्टोक या शीर्ष भी बोलते हैं। अगर हम बात करें इसको शीर्ष भी बोलते हैं या हम इसको हेड भी बोलते हैं। नाम तीनों याद रखने हैं। तो आपके टी स्क्वायर के कितने भाग हुए, दो भाग हुए। टी स्क्वायर के आपके कितने भाग हुए, दो भाग हुए। एक भाग होता है स्टोक, जिसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष। ठीक है बेटा, या हम इसको हेड भी बोलते हैं। नाम याद रखना। अगर आपको पूछ लिया जाए टी स्क्वायर कितने भाग होते हैं, टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं जो आपस में 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। दूसरा होता है आपका ब्लेड। दूसरा क्या होता है आपका ब्लेड। ब्लेड को क्या बोलते हैं, पटल। ब्लेड को क्या बोलते हैं, पटल। ठीक है, टी स्क्वायर दो भाग होते हैं टी स्क्वायर के। एक होता है स्टोक, एक होता है ब्लेड। ठीक है, और ये दोनों भाग, ये जो दोनों भाग है 90 डिग्री पर आपस में जुड़े रहते हैं। 90 डिग्री पर आपस में जुड़े रहते हैं। अब जो आपका ब्लेड होता है, ब्लेड के एक साइड में क्या बनी होती है, स्केल। ब्लेड के एक साइड में क्या बनी होती है, स्केल। अब जिस साइड में स्केल बनी होती है तो इस साइड में हमें कार्य करना होगा। क्या, जिस साइड में ब्लेड के, जो हमारा ये ब्लेड है, ये क्या है, ये एक ब्लेड है। ठीक है, इसको हमने क्या बोला है, ब्लेड। ये हमारा ब्लेड है। इस ब्लेड के एक साइड में क्या बनी हुई है, स्केल। देखो इस साइड में जिधर से टेपर है, ये टेपर है, तो इस साइड में क्या बनी है, स्केल। और जिस साइड में स्केल बनी होगी तो मैं उसी साइड में काम करने का, उसी साइड में लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग एज। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग एज। ये क्वेश्चन बेटे आएंगे एमसीक्यू में आपको। वर्किंग एज क्या बेटा, वर्किंग एज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्किंग एज। तो जिस साइड में ब्लेड के स्केल बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग एज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्किंग एज। तो ब्लेड के एक साइड में क्या बनी होती है, वर्किंग एज बनी होती है। ठीक है, वर्किंग एज पर क्या आपकी स्केल बनी होती है। तो ये आपको याद रहेगा। ठीक, अब ब्लेड का कार्य क्या, टी स्क्वायर का कार्य क्या होता है, टी स्क्वायर से हम क्या, क्षैतिज रेखाएं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। टी स्क्वायर से हम कैसी क्षैतिज रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं। और
समांतर रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं, समांतर रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो टी स्क्वायर से हम पैरेलल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम टी स्क्वायर पर, यदि हम टी स्क्वायर पर सेट स्क्वायर का यूज कर रखकर, किसका, सेट स्क्वायर, अगर हम टी स्क्वायर के ऊपर सेट स्क्वायर रख दें तो हम कैसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल और इंक्लाइंड, इंक्लाइंड यानी कि तिरछी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको बताया। एक बार मैं दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सारे के सारे पॉइंट मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ, ये जानने आपको बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं और दोबारा से आपके रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, एक एक बार रिपीट करने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, नंबर एक आपका जो ब्लेड होता है किसका, टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर के एक ब्लेड पर स्केल लगी होती है। ठीक, और इस स्केल के साइड को ही हम क्या बोलते हैं, वर्किंग एज, वर्किंग एज। क्लियर है, ये देखो इस साइड में आपका क्या है, वर्किंग एज है, ये एरिया आपका क्या है, वर्किंग एज है। ठीक, टी स्क्वायर से हम कैसी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रेखाएं और समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। टी स्क्वायर से हम क्षैतिज रेखाएं और समांतर रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं। यदि हम टी स्क्वायर के ऊपर सेट स्क्वायर को रख दें, किसको, सेट स्क्वायर, तो हम कैसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इंक्लाइंड भी ड्रॉ कर सकते हैं, इंक्लाइंड यानी कि तिरछी, और क्लाइंड, और आपकी वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन। ठीक है, तो हम इंक्लाइंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जब हम किसका यूज कर लेते हैं, सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब हम टी स्क्वायर पर कोई भी स्केल ड्रॉ करते हैं, कोई भी लाइन खींचते हैं, मैंने पेंसिल की हेल्प से कोई लाइन खींची, पेंसिल की हेल्प से जब मैं कोई लाइन खींचता हूं तो पेंसिल को हमें, जो आपकी क्या है, पेंसिल है, तो पेंसिल को आपको 60 डिग्री के एंगल पर झुकाकर ड्रॉ करनी होगी। कितने डिग्री के, 60 डिग्री के एंगल पर झुकाकर ड्रॉ करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटे मैं टाइम जरूर लेंगे आपको, मगर एक एक चीज़ सारी डिटेल में आपको मैं यहाँ पर बताता हुआ चलूँगा। अब हम यहाँ पर देखो मैंने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, यहाँ पर हर एक पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। देखो अब टी स्क्वायर के बारे में मैंने जो जो लिखा है वो यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ, आपका एक भी एमसीक्यू का क्वेश्चन, जो आप पे मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे, एक भी आप नहीं छोड़ सकते। अगर ये थ्योरी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये अगर आप सारी कवर करते हैं, ठीक है, तो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी जोड़िए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं टी स्क्वायर में। टी स्क्वायर यह एक कठोर लकड़ी की बनी होती है। कैसे, टी स्क्वायर एक कठोर लकड़ी के बने होते हैं। इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से, एक स्टोक और एक ब्लेड। स्टोक को हम शीर्ष या हेड भी बोलते हैं, ब्लेड को हम पटल बोलते हैं, जो आपस में कितने 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। कितने डिग्री पर जुड़े होते हैं बेटे, 90 डिग्री पर, हमने बता दिया है। अब पहला जो भाग होता है उसको हम शीर्ष यानी कि स्टोक या हेड बोलते हैं। दूसरा भाग पटल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेड। इन दोनों भागों के सिरे आबूनस यानी कि एबोनी के बने होते हैं। किसके, आबूनस के बने होते हैं। दोनों भागों के सिरे यानी कि अब हम बात करें यहाँ पर इसका जो आपका ये है एरिया है, ये वाला पेन मार्कर चेंज कर लेता हूँ जरा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्टोक के इस एरिया पर भी आपके क्या एबोनी बना होता है, एबोनी, और इसको भी क्या बोलते हैं हम, एबोनी बोलते हैं, एबोनी। ठीक है, तो यही बोला गया है कि इन दोनों भागों के सिरे आबूनस यानी कि एबोनी के बने होते हैं। एबोनी के क्यों बने होते हैं, क्योंकि ये एबोनी का क्यों बना हुआ है, जब हम इसको इस पर
ड्राइंग बोर्ड पर रखते हैं तो ड्राइंग बोर्ड पर क्या एबोनी एज बना हुआ है किसके बाएं सिरे पर, तो उस पर रखने में, तो इसको चलाने में आसानी हो जाती है। आगे देखते हैं, इनकी लंबाई ड्राइंग बोर्ड के अनुरूप होती है, यानी कि जो हमारे ड्राइंग बोर्ड होते हैं ना, जैसे हम मोस्टली कौन सा ड्राइंग बोर्ड यूज़ करते हैं बेटा, कोई बताएगा? कमेंट सेक्शन में बताना। जो हम ड्राइंग बोर्ड होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड हम अधिकतर कौन सा यूज़ करते हैं? इम्पीरियल B2, इम्पीरियल आकार का हम ड्राइंग बोर्ड यूज़ करते हैं। कैसा? इम्पीरियल आकार का। देखो मैं दिखाता भी आपको कि हम मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ड्राइंग बोर्ड कौन सा है। ये देखो, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ड्राइंग बोर्ड इम्पीरियल B2। यहाँ पर देखो, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ड्राइंग बोर्ड होता है इम्पीरियल आकार का B2, जिसका साइज होता है 700 × 500 × 15। जिसका साइज क्या होता है? इम्पीरियल आकार का 700 लंबाई, 500 उसकी चौड़ाई और 15 उसकी मोटाई। ये टोटल किस में होते हैं? mm में। 700 × 500 × 15 mm। तो ये होता है आपका क्या बेटा? ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड का आपको साइज याद रहेगा। ड्राइंग बोर्ड B2 इम्पीरियल आकार का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ड्राइंग बोर्ड 700 mm × 500 mm × 15 mm। ठीक है, जो जो मैं चीज़ें नोट कराऊँ ना, ये बार बार निकल के आएगी, तो इनको याद करना। तो इसके एक एरिए पर ड्राइंग बोर्ड के एबोनीज बना होता है, तो इसका जो स्टोक का एबोनीज है उस पर चलाने में आसानी हो जाती है। तो याद रहेगा बेटा आपके। तो जो आपके T² होते हैं, T² की जो लंबाई होगी, T² की जो लंबाई होगी वो आपके ड्राइंग बोर्ड के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो ड्राइंग बोर्ड यानी कि अधिकतर जो T² बनते हुए इम्पीरियल आकार के जो ड्राइंग बोर्ड होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? 700। तो इनके जो ब्लेड की लंबाई होती है वो 700 होती है लगभग। तो ध्यान रहेगा। तो यहीं से आपकी क्या निकल जाती है? इसकी लंबाई भी निकल जाती है। ठीक है, अब देखो, इसका शीर्ष ड्राइंग बोर्ड के क्या कार्यान्वित सिरे यानी कि वर्किंग एज पर चलता है। तो ड्राइंग बोर्ड का जो वर्किंग एज होता है, ड्राइंग बोर्ड का वर्किंग एज मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टोक का एबोनीज ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर चलता है। इसका शीर्ष किसका? T² का जो शीर्ष होता है, T² का जो शीर्ष होता है वो किस पर चलता है? देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने एक पिक्चर भी लगा रखी है। यहाँ पर देखो, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? T²। ये आपका क्या है? T²। और ये आपका क्या है? ड्राइंग बोर्ड। ये आपका ड्राइंग बोर्ड है। अब ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर ये देखो, ये वाला जो एरिया है ये क्या है? वर्किंग एज। वर्किंग एज। तो ये वर्किंग एज हो गया किसका? ड्राइंग बोर्ड का। ये ड्राइंग बोर्ड का वर्किंग एज हो गया। और ये ब्लैक वाला ये क्या है? ये है आपका शीर्ष किसका? T² का, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोक। स्टोक। तो इस स्टोक का ये ब्लैक वाला हिस्सा क्या होता है? एबोनीज। एबोनीज। ठीक है, जिसको हम आबूनस बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? आबूनस। जिसको हम क्या बोलते हैं? आबूनस बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है? ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर T² का शीर्ष चलता है। ठीक है, वही यहाँ पर बात आपको बताई गई है। देखो यहाँ पर हम देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि इसका शीर्ष किसका? ड्राइंग बोर्ड का, T² का शीर्ष ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज, ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर चलता है। जब ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर चलेगा तब हम T² से कैसी? T² का प्रयोग करके क्षैतिज और समांतर रेखाएं खींचने में, क्षैतिज व समांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है। तब T² का प्रयोग किस में किया जाता है? क्षैतिज और समांतर रेखाएं। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो T² का यूज कैसी रेखाएं खींचने में किया जाता है? T² का यूज क्षैतिज रेखाएं खींचने में और समांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड का T² का शीर्ष ड्राइंग बोर्ड के किस पर चलता है? वर्किंग एज पर चलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं बेटे। T² के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक को शीर्ष बोलते हैं स्टोक, एक को पटल बोलते हैं यानी कि ब्लेड। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम किसके? T² के ऊपर क्या रखते हैं? सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का
प्रयोग करें तो इसके साथ इसका प्रयोग करने पर हम क्या ऊर्ध्वाधर तथा अवनत रेखा यानी कि इंक्लाइंड तिरछी रेखाएं भी खींची जा सकती है, तिरछी रेखाएं भी खींची जा सकती है। अगर हम टी सेट स्क्वायर का प्रयोग करें, देखो हम दिखा भी रहे हैं सेट स्क्वायर का प्रयोग, ये देखो ये है आपके सेट स्क्वायर, देखो ये आपके क्या है, ये है आपके सेट स्क्वायर, ये आपके क्या है सेट स्क्वायर, ध्यान से समझना बेटा, ये है सेट स्क्वायर। अब सेट स्क्वायर को हमने क्या रखा है, टी स्क्वायर के ब्लेड पर रखकर, टी स्क्वायर के ब्लेड यानी के पटल, टी स्क्वायर के पटल पर रखकर हम यहाँ पर देखो अवनत इंक्लाइंड लाइन भी खींच सकते हैं और वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हम वर्टिकल लाइन, यहाँ से हम इंक्लाइंड लाइन, जैसे ये इंक्लाइंड लाइन और ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आई, ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब यहाँ पर देखते हैं हम, अब चलते हैं मेन उस पर। तो ये चीज़ें, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल बारीकी से समझने हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, कोई भी रेखा खींचते समय पेंसिल सदैव बाएं से दाईं ओर चलानी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि अगर हम टी स्क्वायर पर कोई पेंसिल ड्रॉ करते हैं तो हमें किधर से चलानी चाहिए, बाएं से दाईं ओर, लेफ्ट से राइट ओर चलानी चाहिए। और पेंसिल का झुकाव 60 डिग्री के एंगल पर, पेंसिल का झुकाव 60 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। तो ये भी बातें आपको बेटे ध्यान रखनी है। तो ये बात हो गई थी आपकी टी स्क्वायर के बारे में। टी स्क्वायर में हमने आपको बता दिया, यहाँ पर ये डिटेल हमने आपको सारी बता दी है टी स्क्वायर के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट उपकरण है आपका सेट स्क्वायर। नेक्स्ट उपकरण आपका क्या है, नेक्स्ट उपकरण है आपका सेट स्क्वायर। देखिए सेट स्क्वायर के बारे में पहले डिटेल समझ लो, ठीक है। सेट स्क्वायर के बारे में सबसे पहले डिटेल समझ लो। मोस्टली हम दो ही प्रकार के सेट स्क्वायर यूज करते हैं, दो ही प्रकार के सेट स्क्वायर को का अधिकतर यूज किया जाता है। एक तो 60 डिग्री के एंगल इंटू 60 डिग्री के एंगल और 90 डिग्री के एंगल। एक तो सेट स्क्वायर किया जाता है ये यूज 60, 30 और 90 डिग्री, और एक सेट स्क्वायर यूज किया जाता है 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये दो ही सेट स्क्वायर अधिकतर यूज किए जाते हैं। कैसे दो ही सेट स्क्वायर का यूज किया जाता है, एक तो सेट स्क्वायर ये रहा 45 डिग्री का सेट स्क्वायर, और एक सेट स्क्वायर होता है 30 to 60 डिग्री का सेट स्क्वायर। तो इनका नाम क्या होता है, 45 डिग्री का सेट स्क्वायर, यहाँ पर देखिए जिसके दो कोण जो होते हैं सेट स्क्वायर के 45 डिग्री के होते हैं, और एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। ऐसे ही एक सेट स्क्वायर होता है 30 to 60 डिग्री का सेट स्क्वायर। तो इसके दो कोण, एक कोण 30 डिग्री का, एक कोण 60 डिग्री का, और एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक। ये पता लग गया। अब देखो दो सेट स्क्वायर मोस्टली यूज किए जाते हैं, 45 डिग्री का सेट स्क्वायर और 30 to 60 आता है, ये एमसीक्यू में आएगा बेटे। अब देखो जो सेट स्क्वायर होते हैं आपके कैसे, ये प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। प्लास्टिक के सेट स्क्वायर आपने देखे कैसे, प्लास्टिक के सेट स्क्वायर आपने देखे, प्लास्टिक के सेट स्क्वायर बनाए जाते हैं। ये आपके एक्रिल शीट होती है, एक होती है एक्रिलिक शीट। एक्रिलिक शीट क्या होती है, जैसी प्लास्टिक होती है ना पारदर्शक प्लास्टिक, ऐसी ही होती है, नाम याद रखना एक्रिलिक शीट। और प्लास्टिक के ये कैसी, प्लास्टिक भी कैसी होनी चाहिए आपकी, पारदर्शक प्लास्टिक होनी चाहिए, पारदर्शक प्लास्टिक होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एक आपकी कैसी पारदर्शक प्लास्टिक होनी चाहिए, या जो एक्रिलिक शीट होती है भी प्लास्टिक जैसी होती है, ये भी आपकी क्या होनी चाहिए, पारदर्शक होनी चाहिए। और जो बनाए जाते हैं ये सेल्यूलोड के बनाए जाते हैं, सेल्यूलाइड के भी आपके क्या बनाए जाते हैं, आपके सेट स्क्वायर बनाए जाते हैं। दो सेट स्क्वायरों का हम अधिकतर यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो आपने सेट स्क्वायर के जो ये कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर हो गया, ये वाला कॉर्नर हो गया, ये वाला कॉर्नर हो गया, ऐसे ही। तो इन पर क्या स्केल बनी होती है, इन पर क्या बनी होती है, इन पर स्केल भी बनी होती है। साइड में क्या बनी होती है, देखो इधर भी स्केल बनी होगी कोई ऐसे, और इस साइड भी स्केल बनी होगी
ठीक है, इस साइड भी स्केल होती है, इस साइड भी स्केल बनी होती है। तो जो इसकी थिकनेस होती है किसकी, प्लास्टिक के, तो जहाँ पर स्केल बनी होती है वहाँ पर थोड़ा सा टेपर, पतला होता है। ये क्या होता है, टेपर होता है। ये क्या होता है, टेपर होता है। इस साइड में भी, इस साइड में भी टेपर होगा नीचे को। जो इसकी मोटाई होगी, मोटाई से थोड़ा सा नीचे को झुका हुआ होता है, पतला होता है, बारीक, थोड़ा सा बारीक होता है, थोड़ा पतला होता है। तो जो ये झुका हुआ होता है, ये टेपर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं बेवल्ड। इसको याद रखना है, किसको क्या बोलते हैं, बेवल्ड बोलते हैं, बेवल्ड। ठीक है, आप कभी भी अपनी स्केल देखना, अगर आपके पास स्केल है प्लास्टिक की तो उसको उठा के देखना, तो उसका जहाँ पर स्केल बनी हुई है तो वो एरिया बारीक होता है, पतला होता है उसकी थिकनेस से। जो आपकी जो भी आपकी स्केल होगी प्लास्टिक की, तो उसके कॉर्नर क्या होते हैं, पतले होते हैं, उसको बेवल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेवल्ड बोलते हैं उसको, बेवल्ड। अब देखो यहाँ पर हम अब देख लेते हैं, हमने देखा जो सेट स्क्वायर होते हैं प्लास्टिक, पारदर्शक प्लास्टिक के या एक्रिलिक शीट के या सेल्यूलाइड के बने होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो आपके ये होते हैं, इनके बीच में हम 2-3 चीज़ें बना देते हैं। जैसे इनके बीच में प्रोटेक्टर भी आपको देखने को मिलता है। बीच का एरिया तो खाली है भाई, तो जो बीच का एरिया है यहाँ पर या तो हम ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे ही, या बीच में कोई चांदा बना देते, प्रोटेक्टर बना देते, या फिर बीच में हम क्या बना देते हैं, इसके फ्रेंच कर्व बना देते हैं, फ्रेंच कर्व बना देते हैं, फ्रेंच कर्व बना देते हैं। ये आगे हम बताएंगे फ्रेंच कर्व भी क्या होता है। अब देखो इसकी डिटेल थोड़ी पढ़ लो और हम चलते फिर आगे। यह पारदर्शक प्लास्टिक, एक्रेलिक शीट और सेल्यूलाइड के बने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। पारदर्शक प्लास्टिक के बने जाते हैं, एक्रेलिक शीट के बने जाते हैं और सेल्यूलाइड के बने होते हैं। तो इनमें से कोई भी पूछा जाता है कि आपके जो क्या होते हैं, सेट स्क्वायर होते हैं, किसके बने होते हैं, तो तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तथा इनका आकार कैसा होता है, समकोण त्रिभुज आकार का होता है। कैसे, समकोण त्रिभुज ही तो लग रहे हैं भाई। एक अगर कोण 90 डिग्री का है तो वो क्या समकोण त्रिभुज के आकार का होगा। 2 प्रकार के सेट स्क्वायर प्रयोग में लाए जाते हैं। 2 प्रकार के सेट स्क्वायर क्या प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे यहाँ चित्र में भी दर्शाए गए हैं। ठीक है, इनमें से एक सेट स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 60 डिग्री का होता है तथा दूसरा सेट स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 45 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 2 सेट स्क्वायर होते हैं। दोनों सेट स्क्वायरों में एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसके प्रत्येक कोर, ये जो मैंने बताई, ये प्रत्येक कोर, ये वाली कोर हो गई, ये वाली कोर हो गई, ये वाली कोर हो गई, ये पतली होती है, इन पे स्केल होती है अधिकतर। और ये क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बेवल्ड बोलते हैं, बेवल्ड बोलते हैं। ठीक है, इनकी 2 परस्पर लंब कोरें सेंटीमीटर में अंकित होती है। कैसे, सेंटीमीटर में अंकित होती है। और अधिकतर, ये ध्यान देना, अधिकतर इनके बीच में जो भी सेट स्क्वायर होते हैं उनके बीच में फ्रेंच कर्व या प्रोटेक्टर चांदे कटे होते हैं। इनके द्वारा आप सेट स्क्वायर के द्वारा हम क्या क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और अवनत तथा समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, या खींची जाती है। तो ध्यान देना, जो आपके सेट स्क्वायर होंगे उससे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इंक्लाइंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और हम इनसे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपकी सेट स्क्वायर के बारे में। अब हम चलते हैं बेटा नीचे नेक्स्ट उपकरण के साथ, आपका प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोटेक्टर के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस इसका मुझे डाया बताने की जरूरत है। जो ये डाया बनता है, ये आपको डाया रखना है। जो ये डाया बनता है ये 100, इसका जो डाया होता है 100 mm का होता है। जो प्रोटेक्टर हम अधिकतर बनाते हैं मोस्टली 100 mm डाई के बनाते हैं। सेम वही, ये एक पारदर्शक प्लास्टिक के बने होते हैं या एक्रेलिक शीट के बने होते हैं या सेल्यूलाइड के बने होते हैं, सेम। ठीक है, और अर्धवर्गाकार रूप में लगभग 100 mm व्यास के बनाए जाते हैं। ठीक है, अधिकतर इनके बीच का जो कोण होता है 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच का इनका कोण होता है। ठीक है, अब हम इनसे 1 डिग्री का एंगल, 10 डिग्री का एंगल, 20 डिग्री का एंगल, सब एंगल निकाल सकते हैं। ये चीज़ें थी इसके बारे में बताने की। अब हम आगे चलते हैं मिनी ड्राफ्टर। नेक्स्ट उपकरण है मिनी ड्राफ्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनी ड्राफ्टर। अब देखो, मिनी ड्राफ्टर का सबसे पहला आपको पता होना चाहिए यूज।
मिनी ड्राफ्टर का सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, यूज़ मिनी ड्राफ्टर का हम कहाँ पर करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो मिनी ड्राफ्टर का यूज़ आपको एक मिनी ड्राफ्टर का यूज़ से आप ना तो सेट स्क्वायर का यूज़ मिनी ड्राफ्टर कर देता है, आपको सेट स्क्वायर का जो कार्य होता है ना सारा मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से हो जाता है। टी स्क्वायर का जो कार्य है वो सारा मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से हो जाता है। और जो आपका क्या होता है, प्रोटेक्टर होता है उसका भी जो कार्य है सारा किसका, मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर की इन तीनों के स्थान पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं, मिनी ड्राफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी सेट स्क्वायर से कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरेलल, इंक्लाइंड, और या टी स्क्वायर की हेल्प से भी कोई लाइन ड्रॉ करनी है या कोई एंगल ड्रॉ करना है, तो वो सारा यूज़ हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर इन तीनों के स्थान पर यूज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में आ सकता है सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर और प्रोटेक्टर के स्थान पर हम कौन सा उपकरण अकेला यूज कर सकते हैं, क्या, मिनी ड्राफ्टर। देखो यहाँ पर देख भी लेते हैं, और इससे हम 0 डिग्री से 360 डिग्री तक का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। और जो ये स्केल आप देख रहे हो, ये जो स्केल होती है ये mm और सेंटीमीटर में होती है। कितनी, ये हॉरिजॉन्टल स्केल भी और ये वर्टिकल स्केल भी, 2 स्केल होती है इसमें, ठीक है, कितनी, 2 स्केल होती है, और ये पूरी डिटेल इसमें दे रखी है। ठीक बेटा, देखो अब देख लेते हैं इसके बारे में। आजकल मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग ड्राइंग बनाने में अधिकतर होता है, क्या, ड्राइंग बनाने में अधिकतर होता है। इसका प्रयोग करने से टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर तथा चांदे का उपयोग नहीं करना पड़ता, यानी कि अकेला ही मिनी ड्राफ्टर तीनों का कार्य करता है। इस यंत्र में एक चकती पर 2 मापनी, कैसी, क्षैतिज मापनी। अगर आपको पूछा जाए कि मिनी ड्राफ्टर में कितनी मापनी जुड़ी होती है, 2 मापनी, एक क्षैतिज मापनी, ये वाली कैसी होती है, क्षैतिज, और ये कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज मापनी और ऊर्ध्वाधर मापनी 2 मापनी लगी होती है, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको चकती दिखाई दे रही है, ये वाली जो चकती दिखाई दे रही है, इस पे 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के एंगल बने होते हैं, ठीक है। इस चकती पर एंगल बने होते हैं, ठीक है। और आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो रहा है इसमें, जो कि कोई भी कोण हमें अवनत कोण निकालना है, कोई भी अवनत कोण हम निकाल सकते हैं। इस मापनी पर सेंटीमीटर और mm के निशान अंकित होते हैं, और इस पर कार्य करना क्या होता है, काफ़ी आसान होता है। इस पर कार्य करना, कोई भी एंगल निकालना और कोई भी लाइन ड्रॉ करनी बहुत आसान होती है मिनी ड्राफ्टर पर, ठीक बेटा। तो ये मिनी ड्राफ्टर के कुछ यूज़ थे। आगे हम जब इनके MCQ आएंगे तो वो भी आपको बताएंगे, अभी इनकी डिटेल आप पढ़ते हुए चलना। नेक्स्ट चलेंगे हम स्केल मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी मापनी। देखो मापनी भी आपकी कैसी होती है, देखो ये वाला टेपर में क्या था बेटे, ये देखो इसकी ये बीच वाली थिकनेस, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। हम अगर बात करें यहाँ पर, देखो ये जो बीच की थिकनेस है ये ज़्यादा है, इसकी आपकी जो स्केल है इसकी बीच की थिकनेस ज़्यादा है, और यहाँ पर थिकनेस क्या होगी, बारीक हो गई ये, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेवल्ड बोलते हैं। इसी को हम बेवल्ड बोलते हैं। जो ये लाइन होती है, ये पतला वाला एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, इसी को बेवल्ड बोलते हैं। तो ध्यान दे लेना कि बेवल्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। और दोनों साइड में होता है स्केल के तो दोनों साइड में होता है, जैसे टी स्क्वायर के एक साइड में होता है, ठीक। अब जो ये बने होते हैं ये भी कैसे आपके, ये स्टील के भी होते हैं, स्टेनलेस स्टील के, प्लास्टिक या पारदर्शक प्लास्टिक, और एक्रेलिक शीट, सेलुलाइड और लकड़ी के भी बनाए जाते हैं, ठीक है। स्केल तो आपने देखी होगी भाई, लकड़ी की स्केल आपने देखी है, प्लास्टिक की आपने देखी है, स्टील की आपने देखी है, ठीक। तो ये आपकी किसकी बनाई जाती है, तीनों चारों की बनाई जाती है। लकड़ी की भी होती है, सेलुलॉइड की भी होती है, और एक्रेलिक शीट की भी बनाई जाती है, और आपकी पारदर्शक प्लास्टिक की भी बनाई जाती है, और स्टेनलेस स्टील की भी बनाई जाती है, क्या, आपकी स्केल नहीं, मापनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मापनी आपकी जो स्केल होती है, स्केल आपकी तीनों चारों में बनाई जाती है, प्लास्टिक, पारदर्शक प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील, एक्रेलिक शीट, सेलुलाइड और प्लास्टिक, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीज़ आती है, स्केल का क्यों यूज़ किया जाता है, स्केल यानी कि मापनी,
मापनी का यूज क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो यही होती है मापनी का यूज। मापनी के यूज से हम कोई भी आपकी, जैसे मशीन है, हम मशीन ले लेते हैं, कोई भी मशीन ले लो, कोई भी घर ले लो, कोई भी घर ले लो, या कोई भी घड़ी है, घड़ी के जो पार्ट है, ठीक है, समझना मेरी बात, स्केल का यूज बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो, घड़ी के जो पार्ट होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट होते हैं। अब उनको ड्राइंग पर दर्शाने के लिए, अब देखो एक पार्ट इतना सा है घड़ी का, ये घड़ी का कोई पार्ट है, तो अब आपको इसके पार्ट दिखाई नहीं दे रहे, ना इसका डाया दिखाई दे रहा है, ना इसका साइज पता लग रहा है कितना होगा। तो इस पार्ट को, छोटे पार्ट को, क्या, घड़ी के छोटे पार्टों को, घड़ी के छोटे पार्टों को बड़ा करके दिखाना, घड़ी के छोटे पार्टों को बड़ा करके दिखाना किसकी आवश्यकता पड़ेगी, स्केल की। ठीक है, घड़ी के छोटे पार्टों को बड़ा करके दिखाना किसकी आवश्यकता पड़ेगी, स्केल की। अब देखो कोई घर है, घर का कोई हमें नक्शा बनाना है। अब घर का तो क्या एरिया तो बहुत अधिक होगा, घर का जो एरिया है, घर का एरिया तो बहुत अधिक होगा। अब उस बहुत बड़े एरिया को एक छोटी सी ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करके दिखाना। ठीक है, तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, स्केल की। भाई स्केल की तो आवश्यकता पड़ेगी। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि 100 फीट का कोई लेंथ है। अब उस 100 फीट की लेंथ को हमने क्या मान लिया, उस 1 फीट में मान लिया, तो हम शीट पर ड्रॉ कर सकते हैं भाई। अब 100 फीट को 1 फीट में मान लिया तो हम इस शीट पर ड्रॉ कर सकते हैं कि ये 1 फीट है। ठीक है, या 1 सेंटीमीटर के बराबर हमने मान लिया, 100 फीट इक्वल टू हम 1 सेंटीमीटर, तो ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बड़े एरिया को छोटा करके दिखाना और छोटे को बड़ा करके दिखाना, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्केल की। तो स्केल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्केल की हेल्प से हम किसी भी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखा सकते हैं और बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखा सकते हैं। और तो ये करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ये करने के लिए हमें RF की ज़रूरत पड़ती है, निरूपक भिन्न। RF क्या होते हैं, निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, निरूपक भिन्न। तो ये सब करने के लिए स्केल को बड़ा करके छोटा, छोटा करके बड़ा दिखाना, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न क्या होती है, अब यहाँ पर देखते हैं हम निरूपक भिन्न क्या होती है। आगे यहाँ पर, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, RF। निरूपक भिन्न का एक फॉर्मूला होता है, निरूपक भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप अपॉन मैं दोबारा से ही लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, RF का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको पूछ लिया जाता है। RF इक्वल टू क्या होता है, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप अपॉन वास्तविक माप। अब देखो ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप क्या है, जो आपने शीट पर ड्रॉ की है, वो होती है ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप। यानी कि जैसे एक फीट आपने ड्रॉ किया, ये मैंने आपको बताया ना, एक फीट आपने ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित किया, और एक्चुअल माप कितनी थी इसकी भाई, 100 फीट। एक्चुअल माप थी 100 फीट, तो ये वास्तविक माप है, ये ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप है। तो ये होता है RF का फॉर्मूला। अब देखो यही बोला गया है किसके अकॉर्डिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित निरूपक भिन्न की मापनियां प्राय प्रयोग की जाती है। ठीक है, निरूपक भिन्न की जो मापनी है प्राय वही प्रयोग करते हैं हम किसी भी स्केल को छोटा करके बड़ा और बड़ा करके दिखाने में। ठीक है, इनका अनुपात शीर्षक कक्ष, इनका अनुपात किस में लिखा जाता है, टाइटल ब्लॉक में लिखा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, RF का निरूपक भिन्न का जो अनुपात है वो किस में लिखते हैं, टाइटल ब्लॉक में। ये आपको क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है बेटे, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर देखो, निरूपक भिन्न मापनियाँ
प्रयोग की जाती है। ठीक है, इनका जो अनुपात होता है, निरूपक भिन्न का जो हम अनुपात लेंगे वो शीर्षक कक्ष टाइटल ब्लॉक में लिखा जाता है। किसमें? टाइटल ब्लॉक में लिखा जाता है। ये सभी मापनी किसमें होती है? मीट्रिक प्रणाली पर होती है। किसमें? मीट्रिक प्रणाली पर होती है। अब देखो आरएफ निरूपक भिन्न, आरएफ निरूपक भिन्न बराबर क्या होता है? आरएफ निरूपक भिन्न बराबर क्या होता है? ड्राइंग पर ली गई माप बटे वास्तविक माप। ड्राइंग पर ली गई माप बटे वास्तविक माप। अब ड्राइंग पर ली गई माप क्या है? ड्राइंग पर ली गई माप क्या है? ड्राइंग पर ली गई माप है कि आपकी 1 फीट और वास्तविक माप क्या है? आपकी 100 फीट। ठीक है, तो ये होती है ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप। इनको हम डिटेल में भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब आपकी जो आरएफ के अकॉर्डिंग स्केल है, किसके? आरएफ, आरएफ के अकॉर्डिंग स्केल को 3 भागों में बांटा गया है। आरएफ के अकॉर्डिंग, निरूपक भिन्न के अकॉर्डिंग, आरएफ निरूपक भिन्न के अकॉर्डिंग आपकी जो स्केल है 3 भागों में बांटा गया है। स्केल को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है आपकी, एक जो आपकी होती है, एक होती है फुल साइज स्केल। देखो एक आपकी क्या होती है? एक होती है आपकी पूर्ण मापनी। क्या? एक होती है पूर्ण मापनी यानी कि फुल साइज स्केल। ठीक है, नंबर 1 आरएफ के अकॉर्डिंग है बेटे। मैंने आपको बताया आरएफ के अकॉर्डिंग स्केल को कितने भागों में बांटा गया? फुल साइज स्केल। दूसरी होती है आपकी लघुकरण मापनी, लघुकरण मापनी यानी कि रिड्यूसिंग स्केल। दूसरी क्या होती है आपकी? लघुकरण मापनी, रिड्यूसिंग स्केल। तीसरी आपकी क्या होती है? वर्धन मापनी यानी कि एनलार्जिंग या इंक्रीजिंग स्केल। तो 3 भागों में बांटा गया है आरएफ के अनुसार। किसके? आरएफ के अनुसार स्केल को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्ण मापनी, फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल और आपकी वर्धन मापनी। फुल साइज स्केल क्या होती है हम वो देखते हैं। फुल साइज स्केल के बारे में समझते हैं पहले। फुल साइज स्केल क्या होती है? फुल साइज स्केल ये होती है कि किसी वस्तु की आपकी जो वास्तविक माप है, कैसी? वास्तविक, यानी कि कोई वस्तु है उसकी वास्तविक माप 2 सेंटीमीटर है और ड्राइंग पर जो आपने बनाई है, ड्राइंग पर जो आपने बनाई है वो भी 2 सेंटीमीटर बनाई है। ठीक है, तो ये होती है वास्तविक माप। जब क्या ये क्या होती है? फुल साइज स्केल, यानी कि उसकी वास्तविक माप भी 2 सेंटीमीटर है और ड्राइंग पर भी आपने 2 सेंटीमीटर ही बनाई है, तो वो पूर्ण माप नहीं होती, फुल साइज स्केल। क्या होती है? फुल साइज स्केल। उसका जो आरएफ का अनुपात होता है, आरएफ बराबर क्या होता है? इसका अनुपात होता है 1:1 का, यानी कि आरएफ इजकल टू 1। आरएफ बराबर होता है 1 के। आरएफ किसके बराबर होता है? 1 के। तो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फुल साइज स्केल में आरएफ किसके बराबर होता है? 1 के, या किससे छोटा होता है? वो नहीं आने का। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल हम बात करते हैं किसकी? रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल क्या होती है? जैसे कोई हमारा बिल्डिंग है, हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कोई हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग। अब आपको पता है कि आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है? आपकी बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर है और उस बिल्डिंग की हाइट को आपको किस पर ड्रॉ करना है? ड्राइंग पर ड्रॉ करना है। तो आपने 15 मीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लिया। 15 मीटर को क्या मान लिया? 1 सेंटीमीटर के। तो 15 मीटर क्या हो गई आपकी? वास्तविक। ठीक है, यानी कि मैं बिल्डिंग की हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा। बिल्डिंग की हाइट आपकी 15 मीटर है और उस 15 मीटर को आपने मान लिया ड्राइंग पर दर्शाने के लिए 1 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या है? वास्तविक माप। और ये क्या है? आपकी ड्राइंग पर प्रदर्शित माप। ड्राइंग पर प्रदर्शित माप। तो आरएफ बराबर क्या हो जाएगा? आरएफ क्या होता है? ड्राइंग पर प्रदर्शित माप 1 सेंटीमीटर और वास्तविक माप 15 मीटर। तो 15 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो आप जब 15 से इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में वैल्यू आएगी। तो आरएफ यहाँ पर क्या है? आरएफ यहाँ पर 1 से छोटा है। तो आरएफ कितना आ जाएगा?
आर एफ कम आएगा क्या, 1 से। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग स्केल क्या होती है, आर एफ इज लेस देन 1, आर एफ इज लेस देन 1। और यहाँ पर इसकी अगर हम अनुपात की बात करें तो अनुपात क्या होता है, जैसे 1/2, यानी कि जब हम 2 से इसको भाग देंगे, 2 से 1 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.5। तो आर एफ कितना है 0.5 पर, किससे 1 से कम है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1/5 तो कितना आ जाएगा 0.2, तो किससे कम है आर एफ, 2 से 1 से कम है। तो इसलिए ये क्या है, रिड्यूसिंग स्केल है। रिड्यूसिंग स्केल क्या है कि जब किसी की वास्तविक जो दूरी या कोई डायमेंशन होती है वो अधिक होती है, ड्राइंग शीट पर हम उसे कम करके दिखाते हैं, तो वो होती है आपकी रिड्यूसिंग स्केल। अनलार्जिंग स्केल क्या होती है, जैसे घड़ी के पुर्जे होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम क्या करते हैं अनलार्जिंग स्केल यानी कि इंक्रीजिंग स्केल। इंक्रीजिंग स्केल में क्या होता है, इंक्रीजिंग स्केल में आर एफ अधिक होगी किससे, 1 से। आर एफ क्या होगी, आर एफ अधिक होगी 1 से, क्योंकि हमने क्या किया, जो घड़ी के पुर्जे छोटे हैं, घड़ी के पुर्जे क्या है, घड़ी के पुर्जे क्या है, छोटे हैं। अब घड़ी का पुर्जा है आपका 1 mm का, अब आपको ड्राइंग पर दर्शाना है, ये है वास्तविक माप घड़ी के पुर्जे की 1 mm। अब आपने उसको दर्शाया 5 सेंटीमीटर में, किसमें 5 सेंटीमीटर में। तो आर एफ का जो यहाँ पर सूत्र बनेगा, आर एफ का जो सूत्र बनेगा क्या बनेगा, आर एफ इजकल टू क्या बन जाएगा, आर एफ ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप कितनी है 5 सेंटीमीटर और वास्तविक माप कितनी है 1 mm, वास्तविक माप कितनी है 1 mm। तो जब इससे आप इसको भाग करोगे, ये तो mm में बदलना पड़ेगा, तो ये कितना आया 50 mm। तो आर एफ यहाँ पर कितना रहा 50, तो आर एफ किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो आर एफ इजकल टू 1, तो कौन सी स्केल आपकी, कौन सी स्केल है, आर एफ ग्रेटर देन 1 तो आपकी इंक्रीजिंग स्केल, आर एफ लेस देन 1 तो आपकी रिड्यूसिंग स्केल, आर एफ इजकल टू 1 तो आपकी फुल साइज स्केल। तो ये आपको याद रखना है कि आर एफ के अकॉर्डिंग स्केल को 3 भागों में बांटा गया है, तो तीनों के नाम भी आपको याद रखना है। ठीक बेटा, तो चलिए अब आपको जो आपके इंस्ट्रूमेंट बच गए हैं वो हम आपको कराएंगे कल। अभी के लिए थैंक यू, ओके।